नमस्ते, प्रदीप अहलावत नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं एलिसिट ई लर्निंग। और आज हम बात करने वाले हैं अपने आर्टिकल 13 के बारे में। इससे पहले हमने जो आर्टिकल डिस्कस किया था, आर्टिकल 12, वो हमें फंडामेंटल राइट्स के बारे में नहीं बताता था। वो हमें क्या बताता था कि जो स्टेट है, स्टेट की डेफिनेशन हमारे पास क्या है। और ये जो आर्टिकल 13 है, आर्टिकल 13 भी हमें फंडामेंटल राइट्स के बारे में नहीं बताता है। ये बेसिकली में हमें एक नेगेटिव डेफिनेशन ऑफ लॉ के बारे में बताता है। तो सबसे पहले हम डिस्कशन स्टार्ट कर लेते हैं आर्टिकल 13 के बारे में और इसकी डेफिनेशन के बारे में, और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें डिटेल में हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं इस स्टेटमेंट को पढ़ता हूं, आर्टिकल 13 क्या कहता है? नो लेजिस्लेशन, नो ऑर्डर, नो एक्शन, नो अमेंडमेंट विच वायलेट्स, abridges, contravenes anything in part 3 of the constitution is law। अगर आप इस आर्टिकल को पहली बार पढ़ेंगे तो बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि ये आर्टिकल समझ में नहीं आता है। तो इसको समझने के लिए हम थोड़ा सा गैप लेते हैं और इसको अच्छे से समझते हैं। देखिए, आप थोड़ी देर के लिए इस नो वर्ड को भूल जाइए, ठीक है? आप इन 4 वर्ड पे ध्यान दीजिए, लेजिस्लेशन, ऑर्डर, एक्शन, अमेंडमेंट। अब हो सकता है कि आपको अमेंडमेंट की हिंदी ना आती हो, इसके बारे में ना पता हो, आपको लेजिस्लेशन के बारे में ना पता हो, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि भाई ऑर्डर और एक्शन के बारे में आप जानते हैं। तो हम ये कह सकते हैं मोटे मोटे तौर पे कि ये जो हमारे पास 4 वर्ड हैं, अमेंडमेंट, एक्शन, ऑर्डर, लेजिस्लेशन, इन चारों का जो मीनिंग है वो तकरीबन क्या होगा? एक जैसा होगा। ये तकरीबन देखने में सिनोनिम्स जैसे लगते हैं, पर्यायवाची लगते हैं। इतना यहां पे क्लियर हो गया। उसके बाद है विच वायलेट्स, अब्रिजेस, कॉन्ट्रावेंस। हो सकता है कि आपको वायलेशन का मतलब ना पता हो, अब्रिजेस का मतलब ना पता हो, कॉन्ट्रावेंस का मतलब ना पता हो, लेकिन आपको एक चीज समझ में आ जाएगी जब आप इस आर्टिकल को पढ़ेंगे। जैसे इन चारों वर्ड का मीनिंग एक जैसा नजर आ रहा था, तो मैं ये कह सकता हूं कि इन तीनों का भी मीनिंग एक जैसा ही होगा और तकरीबन आपको वायलेशन का जो मीनिंग है वो आपको जरूर पता होगा। एनीथिंग इन पार्ट 3, पार्ट 3 में आपको बता चुका हूं जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो हमारे कहां पे आते हैं, वो हमारे पास किस में आते हैं? पार्ट 3 में आते हैं। अगर कोई भी आपके फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है तो आप डायरेक्टली कहां पे जा सकते हैं? आप डायरेक्टली जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है? अब दोबारा से पढ़ते हैं। नो लेजिस्लेशन, नो ऑर्डर, नो एक्शन, नो अमेंडमेंट विच वायलेट्स, अब्रिजेस, कॉन्ट्रावेंस एनीथिंग इन पार्ट 3 इज लॉ। कहने का मतलब यह है कि भाई मुझे टच मत करो, इसके अलावा बाकी जो कुछ है वो सारा का सारा क्या है? लॉ है। अब इसको मैं आपको समझाता हूं विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। अब अगर हम फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करते हैं तो राइट टू लिव इन ए पीसफुल एनवायरनमेंट, ये आपका क्या है? एक फंडामेंटल राइट है। राइट टू एजुकेशन आपका क्या है? एक फंडामेंटल राइट है। राइट टू फ्रीडम आपका क्या है? एक फंडामेंटल राइट है, ठीक है? अगर इन सभी का वायलेशन होता है फंडामेंटल राइट्स का, तो आप डायरेक्टली कहां पे जा सकते हैं? आप डायरेक्टली जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है? अब मैं एक एग्जांपल लेता हूं। सपोज कीजिए आप जिस जिले में रहते हैं उस जिले के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने एक ऑर्डर पास कर दिया है कि रात को 8 बजे के बाद इस एरिया में जो लोग हैं वो म्यूजिक चला सकते हैं सुबह तक जो है, ठीक है? रात को लेके 8 से लेके 5 बजे तक। अब मुझे बताओ, ये एक ऑर्डर हो गया, ठीक है? ये हमारे पास क्या होगा? एक ऑर्डर हो गया, मतलब इन चारों में से एक चीज यहां पे पास हो गई। अब ये किसने पास की है? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कौन है? वो स्टेट का एक पार्ट है। लेकिन आपका एक फंडामेंटल राइट है, वो क्या है? राइट टू लिव इन ए पीसफुल एनवायरनमेंट। ये आपका फंडामेंटल राइट है। और फंडामेंटल राइट किस में आते हैं? पार्ट 3 में आते हैं। और यही आपका क्या हो गया है? वायलेट हो गया है। तो मुझे बताओ, उस डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने जो ये ऑर्डर पास किया है कि भाई रात को 8 बजे के बाद यहां पे म्यूजिक सिस्टम आप तेज आवाज में चला सकते हैं, ये क्या है? ये एक नेगेटिव लॉ है। तो इसलिए मैंने आपको बताया था कि जो आर्टिकल 13 है ये हमें फंडामेंटल राइट्स के बारे में नहीं बताता है। बेसिकली में ये हमें क्या देता है? एक नेगेटिव डेफिनेशन ऑफ लॉ के बारे में हमें बताता है। तो आई थिंक दोस्तों आपको अब आर्टिकल 13 की जो डेफिनेशन है वो काफी अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है? एक बार दोबारा से हम डिस्कस कर लेते हैं। आर्टिकल 13 कहता क्या है? नो लेजिस्लेशन, नो ऑर्डर, नो
action, no amendment which violates, abridges, contravenes anything part 3 of the Constitution is law। अगर मान लीजिए स्टेट ने ऐसा कर दिया, ठीक है, ये तो मैंने एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का एग्जांपल लिया था। अगर मान लीजिए स्टेट ऐसा कर देता है तो कोर्ट के पास, सुप्रीम कोर्ट के पास पावर होती है, और सुप्रीम कोर्ट के पास जो पावर होती है उसको हम क्या कहते हैं? अल्ट्रा वायर्स कहते हैं। ULTRAVIRES। तो दोस्तों ये एक लैटिन वर्ड है। ये क्या है? लैटिन वर्ड है। इसका जो मीनिंग है वो क्या है? नॉट इन द स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, स्ट्राइक इट डाउन, नल एंड वाइड। यानी कि उस कलेक्टर ने जो ऑर्डर पास किया था वो नल और वाइड हो जाएगा, उसको स्ट्राइक इट डाउन कर दिया जाएगा। फाइन। तो आई होप दोस्तों आपको ये जो मैंने आपको एग्जांपल लेके आर्टिकल 13 के बारे में बताया है ये आपको क्लियर हो गया होगा। ये आर्टिकल अब इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि 2015 के प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन आया था और वो इसी से रिलेटेड था। और वो क्वेश्चन क्या था? वो क्वेश्चन ये था, हु इज द कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? हु इज द कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? तो दोस्तों प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको एक पिरामिड स्ट्रक्चर बना के दिखाया था। सबसे नीचे हमारे पास क्या आता है? सिटीजन आते हैं। उसके बाद टॉप में हमारे पास क्या था? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया था। और बीच में हमारे पास क्या था? स्टेट था। कहने का मतलब यह है कि अगर कोई भी आपके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन करता है तो आप डायरेक्टली कहां पे जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट जैसे उसको नल एंड वाइड डिक्लेयर करेगा, ठीक है, या फिर उसको स्ट्राइक इट डाउन करेगा, तो सुप्रीम कोर्ट ऐसा क्यों करता है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास एक पावर होती है और उस पावर को हम क्या कहते हैं? उस पावर को हम कहते हैं जुडिशियल रिव्यू। क्या कहते हैं? जुडिशियल रिव्यू। इसका मतलब यह हुआ कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो क्या है? कस्टोडियन है किसका? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का। हमेशा ध्यान रखना, फंडामेंटल राइट्स, मैंने आपको बताया था कि जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं वो क्या होते हैं? गारंटीड राइट होते हैं। तो जो गारंटी है ना वो एम्प्टी वर्ड नहीं है। अगर कोई गारंटी दे रहा है ना तो कोई गारंटर बनेगा भी। तो यहां पे गारंटर कौन बनेगा? यहां पे गारंटर बनेगा आपका सुप्रीम कोर्ट। कौन बनेगा? सुप्रीम कोर्ट। तो यही चीजें मैंने आपको यहां पे लिखवाई हैं। तो एक बार मैं दोबारा से सब चीजों को यहां पे पढ़ देता हूं। ये तो डेफिनेशन होगी, नो लेजिस्लेशन, नो ऑर्डर, नो एक्शन, नो अमेंडमेंट विच वायलेट्स, अब्रिजेस, कॉन्ट्रावेंस एनीथिंग इन पार्ट 3 इज लॉ। ये डेफिनेशन होगी। इफ इट वायलेट्स देन कोर्ट शैल डिक्लेयर इट एज अल्ट्रा वायर्स। ये भी मैं आपको बता चुका हूं। नॉट इन द स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, स्ट्राइक इट डाउन, नल एंड वाइड। इसके बाद देखिए दोस्तों, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इफ स्टेट मेक्स एनी लेजिस्लेशन, ऑर्डर, एक्शन, अमेंडमेंट, मान लो स्टेट ने ऐसा कर दिया which violates, abridges, contravenes anything in part 3 of the constitution, then supreme court, और supreme court ही नहीं, high court has the power to declare it as null and void। तो हाई कोर्ट के पास भी पावर होती है, वो इसको क्या कर सकता है? नल और वाइड डिक्लेयर कर सकता है। दिस इज कॉल्ड एज द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। तो दोस्तों ये यहां पे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। लास्ट लाइन पे आते हैं। हेंस दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और यही आपका 2015 यूपीएससी प्रीलिम्स का क्वेश्चन था। हेंस द गारंटी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स इज एनफोर्स्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट, हेंस सुप्रीम कोर्ट डिस्क्राइब एज द कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये क्वेश्चन आपके 2015 के प्रीलिम्स के पेपर में आया था। तो आप लोग पढ़ते तो लक्ष्मीकांत हैं, ठीक है, तो लक्ष्मीकांत में क्या है? अप्लाइड क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। ये आपको क्वेश्चन कहां से मिलेंगे? जब आप प्रैक्टिस करेंगे। इसलिए उस किताब को आप 5 बार, 10 बार, 15 बार पढ़िए। और अदरवाइज जो मेरे लेक्चर्स हैं इनमें मैं सारे, जैसे कि मैंने आपको बताया कि पिछले 15 साल में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं उनको बारीकी से मैंने क्या किया है? ऑब्जर्व किया है और अपने नोट्स में डाला है। और आप यकीन नहीं मानेंगे, जितने भी क्वेश्चन यूपीएससी में आए हैं, ठीक है, 4 में से एक ऑप्शन करेक्ट होता है, लेकिन मैंने बाकी के 3 ऑप्शन को भी देखा है। और बहुत बार दोस्तों ऐसा हुआ है कि जो बाकी के 3 ऑप्शन हैं उसमें से भी यूपीएससी ने आने वाले सालों में क्वेश्चंस बनाए हैं। तो आई होप दोस्तों ये जो फंडा मैंने आपको बताया है आर्टिकल 13 का, ये अब आपको काफी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ओके, अब हम बात कर लेते हैं बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में। ये काफी महत्वपूर्ण है। आर्टिकल 12 में आपको पढ़ा चुका हूं, आर्टिकल 13 भी हम आपको पढ़ा चुके हैं। और आर्टिकल 13 में मैंने आपको एक एग्जाम्पल भी दिया था डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का, जिसमें वो म्यूजिक वाला जो एग्जाम्पल था वो आपको समझ में आ गया होगा। तो मोटे मोटे तौर पे आर्टिकल 13 क्या कहता है कि भी नो लेजिस्लेशन, नो ऑर्डर, नो एक्शन, नो अमेंडमेंट
कैन वायलेट अब्रिजेस और कॉन्ट्रावेंस एनीथिंग इन पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब आप पार्ट 3 के किसी भी पार्ट 3 में जो भी कुछ लिखा हुआ है आप उसको किसी भी एक्शन से, किसी भी लेजिस्लेशन से आप उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। तो एक दिन मैंने क्या किया, एक दिन मैंने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा और कॉन्स्टिट्यूशन में मैंने पढ़ा आर्टिकल 368 और आर्टिकल जो 368 है वो आता है पार्ट 20 में। किस में आता है? पार्ट 20 में। तो उसमें मैंने क्या पढ़ा? उसमें लिखा हुआ था कि जो पार्लियामेंट है, हम डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की बात नहीं कर रहे हैं, हम पर्टिकुलर स्टेट की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे स्पेशली बात कर रहे हैं आर्टिकल 368 में पार्लियामेंट की। उसमें क्या लिखा हुआ? उसमें लिखा हुआ कि आर्टिकल 368 ये कहता है कि पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब बताओ, आर्टिकल 13 तो ये कहता है कि भाई आप जो है मुझे टच नहीं कर सकते, आप फंडामेंटल राइट्स को चेंज नहीं कर सकते, जबकि जो आर्टिकल 368 है वो इसके अपोजिट में कहता है। आर्टिकल 368 क्या कहता है? भाई पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी लिखा हुआ है उसको अगर अमेंड करना है तो पार्लियामेंट के पास ये पावर दी जाती है, और ये पावर दी जाती है किसके द्वारा? आर्टिकल 368 के द्वारा। अब मुझे बताओ, एक तरफ तो आप कह रहे हो कि भाई आप पार्ट 3 में कुछ भी चेंज नहीं कर सकते, ठीक है, और आर्टिकल 368 एक तरफ ये कह रहा है कि भाई कुछ भी आप अमेंड कर लो। तो कहने का मतलब ये है कि मोटे मोटे तौर पे अगर देखा जाए तो ये आर्टिकल 13 और आर्टिकल 368 के बीच की लड़ाई है, ठीक है, दोनों आर्टिकल के बीच की लड़ाई है। अब ये जो लड़ाई है ये काफ़ी लंबे समय तक चलती रही और फाइनली में इसका जो सोल्यूशन निकलता है वो निकलता है केशवानंदा भारती केस की जजमेंट के साथ, जो मैं आपको आने वाले लेक्चर्स में आपको बताऊंगा। फाइन, तो यही मैंने आपको लिखवाया है। तो हेडिंग आप लिखिएगा अपनी कॉपी में, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो आर्टिकल 13 में आपको पढ़ा चुका हूं। आर्टिकल 13 प्रोवाइड्स दैट नो लेजिस्लेशन, ऑर्डर, एक्शन, अमेंडमेंट कैन वायलेट, एब्रिजेस, कॉन्ट्रावेंस एनीथिंग इन पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये क्या कहता है? आर्टिकल 13। लेकिन जब आप पार्ट 20 में आर्टिकल 368 को पढ़ते हैं तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी पार्ट है तो उसको आप क्या कर सकते हैं? अमेंड कर सकते हैं। तो बेसिकली में ये एक फाइट हो गई, ठीक है, तो ये कॉन्फ्लिक्ट है। तो यही चीज मैंने यहां पे लिखी है, दस देयर इज ए इनहेरेंट conflict within Constitution of India on whether Article 368 is unlimited in its scope or Article 13 is an exception to the Article 368। तो कहने का मतलब ये है कि basically there is a conflict between Article 13 और Article 368, means whether Article 13 is stronger or Article 368 is stronger. So the conclusion of this fight comes with a judgment of a particular case, and that case is known as the केशवानंदा भारती जजमेंट केस। आइए अब हम आर्टिकल 13 और आर्टिकल 368 के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट है उसमें कुछ केसेस की स्टडी है, उन केसेस के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आप मुझे बताइए कि अगर मैं यहाँ पे ये डेट लिखता हूँ 26 जनवरी 1950, तो बताओ 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था? हमारे देश का जो संविधान है वो लागू हो गया था, ठीक है, इंप्लीमेंटेशन हो गई थी किसकी? लेक्स एक्ट की, और रिपब्लिक वर्ड हमें प्रियम्बल में मिल गया था, ठीक है। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि ऑन दिस डे आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज एनफोर्स, और कहने का मतलब ये है कि आपके पास क्या आ गया था? लेक्स एक्ट आपके पास आ गया था, ठीक है। आपको फंडामेंटल राइट्स भी मिल गए थे, और फंडामेंटल राइट्स क्या थे? गारंटेड थे, जो कि किस में आते हैं? आपके पार्ट 3 में आते हैं। किस में आते हैं? पार्ट 3 में। पार्ट 3 में। अच्छा, अब इसी पार्ट 3 में ना एक आर्टिकल है, उस आर्टिकल का नाम क्या है? आर्टिकल 31। क्या है? आर्टिकल 31। तो इसमें मैं आपको एक आइडिया देना चाहूँगा। पार्ट 3 के अंदर हमारे पास आता है आर्टिकल 31। तो आर्टिकल 31 क्या कहता है? कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ लैंड। कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ लैंड कहने का मतलब ये है कि अगर स्टेट चाहे तो जो जमींदारों के पास लैंड है वो नहीं ले सकता है। इसके बारे में कौन बताता है? आर्टिकल 31। और ये किस में आता है? पार्ट 3 में। किस में आता है? पार्ट 3 में हमारे पास आता है। तो उस समय पे जो प्राइम मिनिस्टर थे हमारे, वो कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो उन्होंने जमींदारों से कहा कि भाई देखो ऐसा है, सारी ज़मीन तो तुम्हारे पास है, तो एक काम करते हैं, अब हमें क्या करना है? हमें अपने कंट्री की डेवलपमेंट करनी है।
तो आप क्या करो, आप मुझे अपनी सारी ज़मीन दे दो, तो हम क्या करेंगे, उस ज़मीन पे हम डैम बनाएंगे, ठीक है, और क्या करेंगे, डेवलपमेंट करेंगे, ठीक है, लोगों को रोजगार मिलेगा और जो भूखमरी की समस्या उस समय पे चल रही थी वो क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो जो जमींदार थे उन्होंने कहा कि साहब हम लैंड तो अपनी दे देंगे, लेकिन क्योंकि आप बिजनेस करना चाहते तो हम अपनी जो लैंड है, अपनी लैंड हम आपको देंगे 10 गुना रेट पे। कितने पे? 10 गुना रेट पे। तो नेहरू साहब कहते हैं कि भाई आपके पास खाने के लिए तो पैसे हैं, खाने के लिए तो कुछ है नहीं आपके पास, और आप जो है इतने महंगे दामों पे हमें लैंड बेच रहे हैं। तो नेहरू साहब परेशान हो जाते हैं। तो नेहरू साहब कहाँ पे जाते हैं? नेहरू साहब अब जाते हैं अपने दोस्त के पास। उनका दोस्त कौन होता है? अंबेडकर। तो अंबेडकर कहता है कि भाई इसमें घबराने वाली क्या बात है, हमारे तो कॉन्स्टिट्यूशन है, तो हम क्या करते हैं, इसमें अमेंडमेंट कर देते हैं। तो उस समय पे क्या होता है, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है। क्या होता है? फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो जो पहला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था वो कब हुआ था? 1951 में हुआ था। कब हुआ था? 1951 में। हालांकि इसमें काफ़ी सारी चीज़ें थी जो अमेंड हुई थी, लेकिन मैं यहाँ पे फिलहाल मोटी मोटी आपको 3 चीज़ें बताना चाहूँगा। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा आर्टिकल 31A, ये इंसर्ट हो गया था। सेकंड है हमारे पास आर्टिकल 31B, और थर्ड हमारे पास है 9th शेड्यूल। थर्ड हमारे पास क्या है? 9th शेड्यूल। अच्छा, इसका मतलब ये है कि अगर ये 9th शेड्यूल पहले कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से हमें मिला है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ओरिजिनली हमारे पास कितने शेड्यूल थे? 8 शेड्यूल थे। अब सुनो मेरी बात ध्यान से। ये जो आर्टिकल 31A क्या कहता है? ये कहता है कि अगर स्टेट कोई भी लॉ पास करता है, किसके लिए? एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स के लिए। अगर स्टेट कोई भी लॉ पास करता है, किसके लिए? एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स के लिए। किसके लिए? एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स के लिए। इवन इफ इट वायलेट्स पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इवन इफ इट वायलेट्स द पार्ट 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, देन कोर्ट डज नॉट हैव द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। कहने का मतलब ये है कि आर्टिकल 31A, अगर देखो मोटे मोटे तौर पे तो यही है, लेनी तो जमीन थी, लेकिन उन्होंने क्या कहा कि एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स के लिए अगर हम कोई भी लैंड लेते हैं तो कोर्ट जो है उसके पास जुडिशियल रिव्यू की पावर नहीं रहेगी, बेशक से वो क्या करता हो, पार्ट 3 को क्या करता हो, वायलेट करता हो। ये क्लियर हो गया। दूसरा क्या है, आर्टिकल 31B में क्या कहा गया कि अगर हम कोई भी लॉ पास करते हैं, ठीक है, अगर स्टेट कोई भी लॉ पास करती है और उसको एक सूची में डाल देती है, और उस सूची का नाम क्या है? 9th शेड्यूल। उस लिस्ट का नाम क्या है? 9th शेड्यूल। तो कोर्ट कैन नॉट सी, तो कोर्ट के पास क्या रहेगा? जुडिशियल रिव्यू की पावर नहीं रहेगी। मतलब अगर आप देखोगे ना तो इसमें मतलब नेहरू के बाद भी काफ़ी सारे लॉज बनते गए और उनको किस में डाल दिया गया? 9th शेड्यूल में डाल दिया गया। क्योंकि कोई भी लॉ अगर बन जाता है, ठीक है, अगर आप उसको 9th शेड्यूल में डाल दोगे तो कोर्ट के पास क्या होता है? कोर्ट के पास जुडिशियल रिव्यू की पावर नहीं रहती है। तो मोटे मोटे तौर पे मैंने आपको यहाँ पे ये 3 चीज़ें बताई हैं। तो ये 3 चीज़ें हमें किससे मिली हैं? फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से मिली है 1951। अच्छा, इसको याद करने का सबसे बढ़िया तरीका पता क्या है? जैसे ये ए है, ए स्टैंड फॉर एग्रीकल्चर, तो हम कॉलेज के टाइम में इस तरह से क्या करते थे? याद करते थे। तो आर्टिकल 31A इज रिलेटेड टू एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स। इतना क्लियर हो गया? तो अब क्या होता है, अब जमींदार जो हैं वो कोर्ट में जाते हैं, और यहाँ पे सबसे पहला केस आता है। इस केस को आप याद रखिएगा, जो फर्स्ट केस है, दिस फर्स्ट केस इज नथिंग बट शंकरी प्रसाद। दिस फर्स्ट केस इज शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो इस केस को आपको याद रखना है, और ये आपका कब हुआ था? 1951 में, ठीक है। अब इसमें ये डिस्कस हुआ कि भाई माय लॉर्ड, आप हमें ये बताइए कि भाई आर्टिकल जो 13 है, आर्टिकल 13 है वो ज़्यादा स्ट्रोंगर है, या फिर हमारे पास आर्टिकल जो 368 है वो ज़्यादा स्ट्रोंगर है? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई जिस तरह के हालात अभी इंडिया में हैं, उस कंडीशन में तो ये लगता है कि भाई जो आर्टिकल 368 है ये क्या है? स्ट्रोंगर है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो पहला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था ये क्या हो गया? पास हो गया। अब इसी तरह से सेम ग्राउंड पे एक और था 17 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है, 17 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, उसको भी चैलेंज किया गया, और वो आपका चैलेंज किया गया, ये जो सेकंड केस है इसको आपको याद रखना है, सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, स्टेट ऑफ राजस्थान। और इसका जो ईयर है वो है 1964। ईयर क्या है?
1964। तो सिमिलर ग्राउंड पे इसको भी चैलेंज किया गया था 17 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को। तो इसमें भी जो स्टेटमेंट आई थी, जो फाइनल जो जजमेंट थी, उसमें यही कहा गया था कि जो आर्टिकल 368 है, जिस तरह के अभी हालात है, आर्टिकल 368 इज स्ट्रोंगर देन द आर्टिकल 13। तो अभी हम क्या करेंगे, जितने भी केसेस हैं इन सभी केसेस को मैं यहाँ पे लिखवाता चला जाऊँगा, क्योंकि ये जो केस हैं ये केस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसी तरह से करंट अफेयर में भी जितने केस आ रहे हैं वो भी मैं आपको अलग से कराऊंगा, और उनके साथ साथ मैं क्या करूँगा, MCQ आपको बना के दूंगा। क्योंकि देखो केस तो बहुत सारे हैं, अब कितने केस पढ़ोगे, ठीक है। अब जैसे अब इस साल एक्सपेक्टेड है कि राइट टू प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, कि भाई राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो फंडामेंटल राइट है या नहीं है। ये काफ़ी इशू में रहा है, जनरली काफ़ी बच्चों को ये पता भी नहीं होगा, न्यूज़ में काफ़ी था राइट टू प्रॉपर्टी। अगर एग्जाम हो जाता है इस साल तो राइट टू प्रॉपर्टी क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है। तो काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं जो मतलब मैं ऑन कैमरा कहना नहीं चाहता, बट आई रियलाइज़ UPSC का जो प्रीलिम्स है ना, उसको निकालना बहुत ही ज़्यादा आसान है। कुछ नहीं करना, मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो भी बना दूंगा। मैं ना आपको एक मैगज़ीन का नाम बताऊंगा, ठीक है। उस मैगज़ीन को बहुत कम बच्चों के बारे में बहुत कम बच्चों को उस मैगज़ीन के बारे में पता है, क्योंकि वो एक इकलौती पूरी मैगज़ीन है इस इंडस्ट्री में। एक कोचिंग सेंटर उसको निकालता है, उसमें क्या है, योजना भी इंक्लूड है और कुरुक्षेत्र भी इंक्लूड है। जनरली क्या होता है, जितनी भी कोचिंग की मैगजीन्स होती है उसमें ना तो योजना होती है, ना ही क्या होता है उसमें कुरुक्षेत्र होता है, ठीक है। अच्छा, बस आपको एक मैगजीन अलग से पढ़नी पड़ेगी, वो आपके पास क्या है, डाउन टू अर्थ है। तो ये करंट अफेयर तैयार करना बहुत आसान है। मतलब आप देखोगे ना, इतना बल्क में मटेरियल कोचिंग वाले दे देते हैं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। न्यूज़पेपर पढ़ो, ठीक है। न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद मैं आपको एक मैगजीन बताऊँगा, उस मैगजीन को फॉलो करो, क्योंकि उसमें योजना भी है और कुरुक्षेत्र भी है, ठीक है। और कुरुक्षेत्र तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है अगर आपका ज्योग्राफी क्या है, ऑप्शनल है। इसके अलावा एक जो है आपको अलग से डाउन टू अर्थ पढ़नी पड़ेगी, और उसको ही पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसके भी मैं आपको हैंड आउट प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। तो कुल मिला के 30 से 40 पेज मैं आपको डाउन टू अर्थ के दे दूंगा, जिसमें प्रीलिम्स के क्वेश्चन तो आएंगे 2-3 क्वेश्चन निकल के आते हैं हमेशा, और मेंस के लिए आपका कंटेंट तैयार हो जाएगा, समझ रहे हो। तो मेंस के लिए हम क्या करते हैं, अलग से कंटेंट तैयार नहीं करते हैं। तो ये जो केस मैं आपको यहाँ पे करा रहा हूँ, जैसे ये मैंने आपको शंकरी प्रसाद का केस कराया 1951, सज्जन सिंह का केस कराया 1964, इसी तरह से मैं क्या करूँगा, आपको काफ़ी सारे केसेस मैं आपको दूंगा, और ये केसेस आपको रटने नहीं है। जैसे मैंने आपको थ्योरी का पार्ट पढ़ाया, ठीक है, तो थ्योरी का पार्ट पढ़ाने के बाद मैंने एक केस डिस्कस कर दिए। इसी तरह से मैं करंट अफेयर में भी करूँगा। तो करंट अफेयर में भी जो भी केस आ रहे हैं उन केसेस को, अभी जैसे रिजर्वेशन का मुद्दा था, ठीक है, कि भाई वो मेडिकल वाला जो इंस्टीट्यूट में रिजर्वेशन का जो मुद्दा था, उसमें मैंने क्वेश्चन ऑलरेडी बना दिए हैं। तो उसको पहले मैं स्टैटिक पार्ट से क्या करूँगा, रिलेट करूँगा, ठीक है। फिर उसके बाद मैं आपको जो है MCQ कराऊंगा, क्योंकि जब तक आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं करोगे तो इस चीज़ का कोई फायदा नहीं है। तो अभी तो हम क्या है, काफ़ी स्लो चल रहे हैं, लेकिन क्या होगा, कुछ टाइम के बाद आप देखोगे कि मतलब आपके लिए, अगर आप डेली रिवाइज कर लोगे इन वीडियोस को, जो भी मैं कंटेंट दे रहा हूँ, ठीक है, न्यूज़पेपर को पढ़ो, तो ये बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन आफ्टर सम टाइम अगर आप देखोगे तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएंगी, समझ पा रहे हैं। तो उसके बाद अगर आप सोचोगे कि मैं इसको 2x की स्पीड पे देखूं, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है फ्यूचर में। तो अभी डेली की डेली एक वीडियो या 2 वीडियो जितना भी आप देख सकते हैं उनको देखें, न्यूज़पेपर से उसको रिलेट करें, और ये जो सारी की सारी चीज़ें हैं ये आपको काफ़ी आसान नज़र आने लग जाएंगी, ठीक है। तो अभी आई थिंक आपको आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13 अब आपको यहाँ पे अच्छे से क्लियर हो गया होगा।